बच्चों गुड मॉर्निंग। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है और आज का जो सेशन रहने वाला है वो रहने वाला है बच्चों जाति में उद्भव किस प्रकार हुआ है, जो जातियां हैं उनका उद्भव किस प्रकार हुआ है। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं। ये लेक्चर बच्चों क्लास 10th का रहने वाला है। क्लास 10th की साइंस का ये 9th नंबर का चैप्टर है जिसका आज हमारा 3rd सेशन रहने वाला है। आई होप बच्चों आपने पिछले 2 सेशन देखे हो। अगर आपने नहीं देखे तो चैनल पर जाइए और उन दोनों लेक्चर को जरूर अटेंड करें, उसके बाद आपको ये लेक्चर अच्छे में समझ में आएगा। अगर फिर भी आप वो नहीं देख रहे हैं तो ये आपकी गलती है, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि एक बार आप उन लेक्चर्स को जरूर अटेंड करें। अटेंड करने के लिए आपको ज्यादा कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल पर जाइए और वहां पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। प्लेलिस्ट के अंदर आपको जाकर चैप्टर नंबर 9 आपको देखना है और 9th चैप्टर की जितनी भी वीडियोस है वो आपको मिल जाएगी। क्लास 10th साइंस चैप्टर 9 वो देखें आप और आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए बच्चों आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं कि जाति का उद्भव किस प्रकार हुआ है, जातियों का जो उद्भव है वो किस प्रकार हुआ है। आज के सेशन में हम बात करते हैं जिसमें जीन की जो प्रवाह है वो क्या होती है, उन 2 समष्टियों के बीच में होता है जो पूरी तरह से अलग नहीं हो पाता है किंतु आनुवंशिक रूप से अलग अलग होता है। जीव 2 चीजों में वो पाया जाता है, ये पूरी तरह से अलग नहीं होता है लेकिन किंतु इसमें कुछ कुछ आनुवंशिक रूप से अलग अलग कुछ चेंजेस आ जाते हैं, उसे जातीय उद्भव कहा जाता है। अब यहां पर हम बात करते हैं, यहां पर बच्चों मैं आपको यहां पर हम इसको लेते हैं और यहां आता है क्या आ रहा है, ये X1 और X2 ये 2 जातियां हैं जिसमें कुछ स्थानीय और कुछ अप्रवासी वहां पर आए हैं। अब इसमें क्या X1 जो कि स्थानीय है और X2 एक प्रवासी है। दोनों के जन्म से जब नया जीव उत्पन्न हुआ, यानी कोई स्त्री है वो अपने ससुराल से आई है, कहीं अलग जगह से आई है और पुरुष वही जगह का है, दोनों से जब नए जीव का उत्पन्न हुआ स्थानिक और समाविष्ट में कुछ विभिन्नताएं यहां पर देखने को मिलती है। ये केवल मैंने ह्यूमन पर बताया, वही आप अलग जगह से देखें कई जानवरों में कुछ में वो अलग अलग रहेगा। आनुवंशिक विचलन क्या होता है, किसी एक समिष्ट की उत्तरोत्तर पीढ़ी के जीन्स की बारंबारता से अचानक परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है, उसे आनुवंशिक विचलन कहा जाता है। यानी जो पीढ़ी से जो जीन्स के बारंबार चला आ रहा है उस जीन्स में अचानक परिवर्तन आ जाए उसे आनुवंशिक विचलन कहा जाता है। प्राकृतिक चुनाव क्या होता है, वह क्रम जिसमें प्रकृति उन जीवों का चुनाव कर बढ़ावा देती है जिसे अनुकूलन कहा जाता है, क्योंकि प्रकृति खुद जीवों को चुनती है उसे प्राकृतिक चुनाव कहा जाता है। और भौगोलिक पृथक्करण क्या होता है, जो भूगोल के हिसाब से होते हैं जिसमें जनसंख्या जो कि नदियों पहाड़ों में अलग अलग होती है, इसकी समावेशी भी अलग अलग होती है। कोई जंगल में रह रहा है तो वो जंगल में उसके गुणसूत्र उसकी ज्ञान उसका सब अलग होगा। पहाड़ों में जाति का उद्भव कम होगा, नदी के किनारे उपजाऊ जमीन मिलने से वहाँ उसका विकास ज़्यादा होगा, क्योंकि अधिकतर जितनी भी सभ्यताएं पनपी है, चाहे बेबीलोन के देखो आप, चाहे आप गंगा सिंधु देखो, सिंधु सभ्यता देखो, गंगा सभ्यता देखो, तो ये कहाँ पर हुई है, नदी के किनारे पूरी हुई है, क्योंकि वहाँ उनको पानी मिल जाता है, उसी नदी के जल से उन्हें खेती करने के लिए साधन मिल जाते हैं, इसलिए वहां पर सभ्यताओं का ज्यादा विकास हुआ है। तो जनसंख्या नदी पहाड़ आदि कारणों पर यह समाविष्ट होती है कि किस टाइप से जनसंख्या का विकास होगा, किस टाइप से नहीं होगा। और यहां हम बात करते हैं आनुवंशिक विचलन क्या होता है। आनुवंशिक विचलन आपने देख लिया कि कुछ गुणसूत्र जो सब मिलते आ रहे हैं लेकिन उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं, उन्हें आनुवंशिक विचलन कहते हैं। समाविष्टि जेड में या उप समाविष्टि जेड और उप समाविष्टि जो है वो Z2 है, इसमें भौगोलिक रूप से जिसमें कुछ नदी कुछ पहाड़ों से 2 मिलकर एक नई उत्तरोत्तर पीढ़ी बनी है, उस पीढ़ी के अंदर क्या आएगा, इसमें विभिन्न परिवर्तन का जो संग्रहण और उप समाविष्टि Z1 और Z2 से यहां पर मिला है, तो इसमें आनुवंशिक विचलन हुआ है। यानी और उसमें जेनेटिक डिसऑर्डर होने के बाद में क्या हुआ है, यहाँ पर प्राकृतिक विचलन हमें देखने को मिला है, प्रकृति में कुछ चेंजेस आए हैं और इसके बाद में समाविष्ट Z1 और उपसमाविष्ट Z2 के हाथ में या नया स्पेसीज, दोनों तरफ नए नए स्पेसीज बनकर यहाँ पर रेडी हुए निकले, इसलिए जो इसमें परिवर्तन देखने को मिला। आनुवंशिक विचलन का कारण है यदि डीएनए में परिवर्तन प्राप्त होता है तो गुणसूत्रों की संख्या में भी परिवर्तन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, क्योंकि दोनों ही अलग अलग होंगे। कोई व्यक्ति आप देखिए कि कोई व्यक्ति कुछ ऐसे कोई अमेरिका से आया है और कोई इंडिया का है, अब अमेरिकन व्यक्ति इंग्लिश बोलता है, इंडियन का जो व्यक्ति है वो हिंदी बोल रहा है, दोनों के मिलने से उनका जो बच्चा पैदा होगा क्या पता वो आधी हिंदी आधी इंग्लिश बोले, क्या पता वो प्रॉपर इंग्लिश ही बोले, क्या पता वो प्रॉपर हिंदी ही बोले, तो ये चेंजेस हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं।
विकास से संबंध योजना क्या होती है उसकी हम बात करते हैं कि विकास से संबंध योजना में समजात अभिलक्षण, अब क्या होते हैं समजात अभिलक्षण? विभिन्न जीवों में ये अभिलक्षण जिनकी आधारभूत संरचना लगभग एक समान होती है, जिनकी आधारभूत संरचना एक समान होती है, यद्यपि विभिन्न जीवों में कार्य भिन्न भिन्न होते हैं। उनकी आधारभूत संरचना तो एक समान है लेकिन उनके कार्य अलग अलग है, उन्हें समजात अभिलक्षण कहा जाता है। उदाहरण के लिए यहां पर पक्षी देखें, क्या देखें आप? पक्षी सब उड़ते हैं, एक ही काम करते हैं, लेकिन कोई क्या कर रहा कोई क्या कर रहा, उनके जो लक्षण है वो अलग अलग हैं। वहीं सरीसृप जो जमीन में रेंगने वाले होते हैं उनको कहते हैं जलचर या स्थलचर। जलचर जो जल में भी रहते हैं और स्थलचर, जैसे मेंढक है वो जल में भी रह लेता है और जमीन पे भी रह लेता है, उसे जल और स्थलचर कहा जाता है। स्तनधारी क्या होते हैं? स्तनधारी जो स्तन का यूज करता है उसे स्तनधारी कहा जाता है। इसके बाद में स्तनधारियों के पदों के आधार पर संरचना एक समान होती है, किंतु ये विभिन्न के रूपीय जीवों में भिन्न भिन्न कार्य करती है। अब यहाँ क्या आया? समजात अंग ये एक प्रदर्शित करते हैं कि इन अंगों की मूल उत्पत्ति का एक ही प्रकार के पूर्वजों से हुई है। समजात में जो भी पैदा हुआ है अंग, उनकी उत्पत्ति का आधार एक ही मूल पूर्वज से हुई है, उसे जैव विकास का प्रमाण भी देते हैं। वहीं समरूप लक्षण, समजात हो गया। अब समरूप लक्षण क्या होते हैं? जो अंतर पाया जाता है, जिसमें समानता ही नहीं रहती है, ये वह अभिलक्षण होते हैं जिनकी संरचना और घटकों में अंतर पाया जाता है। सभी अलग अलग उत्पत्ति के समान होते हैं किंतु कार्य समान होते हैं। इनकी उत्पत्ति अलग अलग हुई है लेकिन कार्य समान हुआ है, जिसमें उदाहरण के लिए पक्षियों के अग्रपाद और चमगादड़ के अग्रपाद। अब पक्षी और चमगादड़ दोनों का जो समान लक्षण है, उड़ने का दोनों का ही काम है, लेकिन उनकी उत्पत्ति अलग अलग हुई है, वो दोनों समान नहीं है, तो वो हमें समरूप के अंदर आते हैं। समरूप अंग में ये प्रदर्शित करते हैं कि जंतुओं के अंग समान कार्य करते हैं लेकिन अलग अलग पूर्वजों से इनका विकास हुआ है। चमगादड़ का विकास अलग से हुआ है, वहीं पक्षियों का विकास अलग पूर्वजों से हुआ है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? समरूप अभिलक्षण। अब बात करें जीवाश्म की। जीवाश्म जीवों का जो वहां पर अवशेष रह जाते हैं उन्हें जीवाश्म कहते हैं। यहां पर क्या है? जीव के परिरक्षित अवशेष जिसे जीवाश्म कहते हैं। उदाहरण के लिए कोई मृत कीड़ा मिट्टी के अंदर सूख कर कठोर हो जाता है, वो जीवाश्म बन जाता है। आपने डायनासोर के जीवाश्म देखे हैं, काफी ऐसे जीव जो समाप्त हो गए, उनके जीवाश्म आजकल उपलब्ध है, वो अवशेष उनको हम जीवाश्म कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ उदाहरण इन्होंने दिया है जीवाश्म का, जिसमें मछली का, यहाँ पर डायनासोर का मैंने कंकाल आपको बताया, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अब बच्चों यहां पर हम बात करते हैं कि जो हमारे सामने यहाँ पर ये सेशन रहने वाला है, नीचे जीवाश्म कितने प्रकार के, मतलब जीवाश्म कितने पुराने थे। खुदाई करने पर पृथ्वी की सतह के निकट वाले जो जीवाश्म हैं, जो गहरे स्तर पर पाए जाते हैं, उन जीवाश्मों में अपेक्षाकृत अधिक नए होते हैं, जो ऊपरी परत में मिल जाते हैं अपेक्षाकृत नए होते हैं। वहीं क्या? फॉसिल डेटिंग जिसमें जीवाश्म पाए जाने वाले किसी एक नए तत्व के विभिन्न समस्थानिक और अनुपात के आधार पर जीवाश्मों का समय निर्धारण किया जाता है। फॉसिल डेटिंग वो तकनीकी होती है जिससे चेक किया जाता है कि ये जो जीवाश्म हमें मिला है, माना कि ये मोबाइल हमें मिला है आईफोन, ये कौन से समय में बना था, कितने समय में ये बनकर रेडी हुआ है, वो जीवाश्म को यहाँ पर फॉसिल डेटिंग के माध्यम से एक प्रक्रिया होती है जिससे चेक किया जाता है। यहाँ पर विकास का वर्गीकरण की अब हम बात करते हैं। विकास का जो वर्गीकरण है, विकास एवं वर्गीकरण कैसे हुआ है? विकास एवं वर्गीकरण को दोनों ही आसपास जुड़े हुए हैं। जीवों का वर्गीकरण उनके विकास के संबंधों का प्रतिबंध होता है। दो स्पीसीज के माध्यम जितने अधिक अभिलक्षण समान होंगे उनका संबंध उतना ही निकट, यानी उनका ही उतना ही निकट होगा। वहीं तीसरी, जितना अधिक असमानताएं जिनमें होगी उनका उद्भव उतना ही निकट अतीत और असमान पूर्वजों से होगा। वहीं फोर्थ में, जीवों के मध्य में समानताएं हमें उन जीवों को एक समूह में रखने और उनका अध्ययन का अवसर प्रदान करती है। अब यहाँ बात करते हैं हम जीव विकास के जो चरण हुए हैं वो क्या हुए हैं। अब यह बच्चों हम चरणों की बात करते हैं कि जीव विकास के चरण हुए हैं, विकास क्रम के अनुसार अनेक अलग अलग पीढ़ियों में, वैसे अनेक पीढ़ियों में हुए हैं। प्रथम उनकी योग्यताओं को दर्शाया गया है। योग्यता के लाभ: आंखों का विकास, जटिल रंग का विकास डीएनए में एकमात्र परिवर्तन द्वारा संभव नहीं होता है, यह क्रमिक रूप से अनेक नई पीढ़ियों में हुआ है। जिसमें प्लेन एरिया, जिसमें अति सरल आंखें हुआ करती थी प्लेन एरिया के अंदर, वहीं कीड़ों में थोड़ी जटिल आंख आई और मानव में क्या आई? द्विनेत्र, यानी दो नेत्र यहां पर आए हैं। वहीं इसके साथ ही गुणवत्ता में लाभ,
अब गुणवत्ता में लाभ, जैसे पंखों का विकास हुआ, पंख जो कि ठंडे मौसम में उष्मा रोकने के विकास में, कालांतर में उड़ने में भी ये उपयोगी होते हैं। जैसे डायनासोर के पंख जो कि पर पंखों में उड़ने में सक्षम नहीं थे, और ये पक्षियों के पंख उड़ने में सक्षम होते हैं। डायनासोर के जो पंख थे वो केवल और केवल क्या उष्मा को रोकने में सक्षम थे, लेकिन उड़ने में सक्षम नहीं थे। कुछ कुछ डायनासोर उड़ा भी करते थे, लेकिन उन्होंने नहीं बता रखा, वो उड़ने वाले भी डायनासोर हुआ करते थे। अब कृत्रिम चयन की हम बात करते हैं कि ये चेंजेज हुए हैं जो कृत्रिम रूप से हुए हैं, जिनमें हम खुद अपने इन्वॉल्व रहकर उन कृत्रिम रूप से चेंजेज करते हैं, उन कृत्रिम चेंजेज कहते हैं। यहां पर क्या आया, विभिन्न बहुत अधिक भिन्न दिखने वाली संरचनाएं एक समान परिकल्पना के रूप परिकल्प में विकसित हो सकती है। 2000 वर्ष पूर्व मनुष्य जंगली गोभी को एक खाद्य पौधे के रूप में उगाता था, उसे चयन करके उसमें सब्जियों में विकास हुआ, और धीरे धीरे जो जंगली गोभी थी वो धीरे धीरे उसका डिवाइडेशन हुआ। यहाँ पर जो जंगली गोभी कुछ इस टाइप से हुआ कर, जिसके बाद में कुछ यहाँ पर फूल गोभी जो बंद गोभी है, कुछ टाइप की गोभी यहाँ पर इस टाइप से हुई, मतलब ये केल के रूप में उगाई। इसके बाद में जो इसका विकास हुआ है इस टाइप से हुआ है, फूल गोभी में हुआ है और ये गोभी में हुआ है, कुछ इस टाइप से यहाँ पर जो जंगली गोभी है अलग अलग डिवाइडेशन यहाँ पर देखने को मिले हैं हमें। अब बच्चों यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी, यहाँ पर आवणिक या जातिवृत्त की बात करते हैं कि ये इस विचार पर निर्धारित करता है कि जनन के दौरान डीएनए में होने वाले परिवर्तनों का विकास का आधारभूत जो घटनाएं रही हैं वो कैसी रही हैं। वहीं दूरस्थ संबंधी जीवों में डीएनए की जो विभिन्नताएं हैं उनको हम संचालित करते हैं। अब मानव का जो विकास की हम बात करते हैं कि मानव का जो विकास है वो कैसे हुआ है, तो मानव विकास के अध्ययन की हम बात करें, उत्खनन, समय का निर्धारण, डीएनए का और जीवाश्म का अध्ययन के हिसाब से ये किया जाता है, जिसमें मनुष्य का जो प्राचीनतम सदस्य जो मनुष्य आया था, प्रथम जो मनुष्य की खोज हुई वो अफ्रीका में हुई थी। वहाँ असभ्य मनुष्य था, वह जंगली जानवर मतलब असभ्य जंगली रूप रहा करता। सभ्य मनुष्य भारत यानी एशिया के अंदर हमें सभ्य मनुष्य की उत्पत्ति हुई है। अब असभ्य मनुष्य जो सदस्य रहा है वो अफ्रीका की मूल खोज हुई है, जिसे फिलीपींस यहाँ पर फिलीसिप्स कहा जाता है, फिर इंडोनेशियाई द्वीपों में हुई, फिर उच्च मध्य पश्चिमी एशिया में, फिर मध्य एशिया में, फिर ऑस्ट्रेलिया में, कुछ इस टाइप से यहाँ पर हुई है। यहाँ जो इसमें क्या देखते हैं अब हम कि विभिन्न समूह कभी आगे तो कभी पीछे, यह समूह कई बार परस्पर विलग भी हो गए और कभी अलग होकर विभिन्न दिशाओं में आगे बढ़ गए, कुछ वापस आकर परस्पर मिल भी गए। कुछ समूह थे, कुछ जातियां थी, जो जातियां कोई अफ्रीका की थी, वहां से कोई एशिया, मध्य एशिया में, कोई पश्चिमी एशिया में, कोई उत्तर एशिया में, कोई ऑस्ट्रेलिया में चले गए। धीरे धीरे कुछ वापस भी मिल गए, कुछ अलग अलग जगह चले भी गए। इनमें काफी विभिन्नताएं हमें देखने को मिली है। अब यहाँ पर बात करते हैं हम अनुवांशिकी परिभाषा। अब अनुवांशिकी की कुछ परिभाषाएं, जीन क्या होते हैं, जीन। मेडल ने जीन को कारक क्या बताया, कारक अथवा फैक्टर कहा है। जीन एक अनुवांशिक इकाई है जिसे जीन कहा जाता है। जीन एक गुण होता है, जीन जो कि अनुवांशिक एक इकाई है। युग्म क्या होते हैं, युग्म विकल्पी या अलील होते हैं, यानी विकल्पी विपरीत लक्षणों के संकेत जोड़े को युग्म विकल्पी कहा जाता है। ये एक ही जीन के थोड़ी सी विभिन्नताएं इसमें देखने को मिलती है। वहीं विषम युग्मी क्या होते हैं जिसमें विभिन्नताएं देखने को मिलती है। समयुग्मी क्या होते हैं जिसमें समानताएं देखने को मिलती है। और प्रभावित क्या होता है, प्रभाविता क्या होती है जिसमें एक जीन का अपनी अगली पीढ़ी में प्रभाव पड़ा हो, प्रकट हुआ हो, वो प्रभाविता होती है। अप्रभाव जिसमें किसी भी तरह का कोई प्रभाव हमें देखने को नहीं मिला है, प्रकट नहीं होता है। वहीं जीन प्ररूप क्या होते हैं, जीव यानी जीव का जीन के आधार पर प्रारूप, यानी ये जो बोने बोने पौधे थे, जो बड़े बड़े पौधे थे, उनका जीन में प्रारूप क्या रहा है। वहीं परिदृश्य जो दृश्य प्रारूप क्या रहा है, जिसमें कुछ पौधे लंबे बन गए, कुछ बोने बन गए, उनका जब हमने मर्जर कराया उसके बाद में पता चला कि इनका हाइब्रिड के बाद में कैसे चेंजेज हुए हैं। इसके बाद में ही अब यहाँ पर हम बात करते हैं क्या, सूक्ष्म विकास की। जो छोटे क्षेत्रों में होने वाले विकास है उन्हें सूक्ष्म विकास। स्पीसीज क्या होते हैं, जनसंख्या के आधार पर जीवों का जो समूह डिवाइडेशन किया गया है उन समूहों को क्या कहा जाता है, स्पीसीज कहा जाता है। गुणसूत्र क्या होते हैं, गुणसूत्र धागे जैसी संरचनाएं जो हमारी कोशिकाओं में पाई जाती है, सेल्स के केंद्र में पाई जाती है, उन्हें गुणसूत्र कहा जाता है। डीएनए जिसे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है, ये एक ऐसा गुण उपस्थित होता है जिससे
पता लगाया जाता है कि ये ह्यूमन है, मेरा खून इसके अंदर है, इसका खून मेरे अंदर है, मेरे बालों से मेरे डीएनए का पता लगाया जा सकता है, मेरे खून से मेरे ब्लड से मेरे डीएनए का पता लगाया जा सकता है कि ये मेघराज है या फिर ये व्यक्ति ये है। तो ये डीएनए था बच्चों आज का जो सेशन रहा है, आई होप बहुत शानदार सेशन रहा है। और आज हमने क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 हमने यहां पर कवर कर लिया है। अगर बच्चों आपको ये सेशन पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए, ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।